इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ आई इम्प्रूव्ड फ्रॉम 60.55 टू 93.60 इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो ये शुरुआत होती है 2020 से। तो 2020 में मेरे जो मार्क्स थे प्रीलिम्स में वो थे 60.55 और दोनों में नहीं क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद हमने थोड़ी स्ट्रेटजीज चेंज की, सी सेट पे ध्यान देना शुरू किया और 2021 में जो है हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। स्टिल हमको सी सेट पे ध्यान देना था, पर स्टिल हमको 66 मार्क्स लाने थे, तो 70.83 पे अपना दोनों क्लियर हो गया। आई ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो है मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो ये हमारा 2021 वाला है। उसके बाद 2022 की जो मार्कशीट है उसमें 93.60 मार्क्स आए और यहाँ पे भी नंबर हमारे बढ़ गए। तो 22 में भी हमने क्वालिफाई किया, मेन दोनों का क्वालिफाई हुआ है, आईएफएस और सीएस वाला, और जो है प्रीलिम्स दोनों का क्वालिफाई हुआ है। मेंस हमारा 22 में दोनों का क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2023 में जाते हैं और 2023 में एक झटका लगता है सी सेट वाला, और उस सी सेट वाले झटके में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। मेरे मार्क्स लगते हैं 60 सी सेट में और मेरे नंबर थे जीएस वाले पेपर में 99 पॉइंट समथिंग, है ना, अभी याद नहीं है मुझे, पर उसमें मेरे 100 के आसपास मार्क्स थे। तो अच्छे से क्वालिफाई होता आईएफएस और सीएस मेन दोनों, लेकिन सी सेट की वजह से नहीं हो पाया। 2024 में मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ है, आईएएस वाले प्री में भी और आईएफएस वाले प्री में भी, तो दोनों में सिलेक्शन है अपना। मेरा नाम है संदीप जोरवाल और आप सर्च कर सकते हैं। रोल नंबर है 0837695 और आईएफएस में मेन भी क्वालिफाई हो गया है और मेरा इंटरव्यू होगा अभी अप्रैल में। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप से हो गया कि भाई क्यों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी के लिए। अब हमने कैसे इम्प्रूव किया इस पे डिसाइड करते हैं, है ना, इस पे डिस्कस करते हैं, इस पे बात करते हैं कि कैसे मैंने इम्प्रूव किया। सबसे पहला जो पिलर आता है यूपीएससी का जो हमको इम्प्रूव करना है वो है करंट अफेयर्स कैसे। तो आजकल जो है सारे टॉपिक्स, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, सबको करंट अफेयर्स से रिलेट करके सवाल पूछे जाते हैं। तो अब करंट अफेयर्स के इतने सारे रिसोर्स हो जाते हैं हमारे पास, ये वाली कोचिंग बाजीराम हो गया, इनसाइट्स हो गया, फोरम आईएएस हो गया, अब कौन सा वाला सोर्स फॉलो करें। होता क्या है कि सबके सब जो कोचिंग वाले हैं सेम ही टॉपिक अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट होता है ना, टॉपिक वही चल रहा है करंट में, लेकिन वो अलग अलग तरीके से उसको कवर करते हैं क्योंकि कंटेंट डेवलपर अलग अलग तरीके के होते हैं। हमको सिर्फ एक सोर्स फॉलो करना है और वो जो सोर्स है वो है, मैंने जो किया था वो बता देता हूँ, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। विजन आईएएस का आप मंथली वाला रिलीजियसली फॉलो करिए और जुलाई 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का हमको ये पढ़ना है मंथली वाला। अब होता क्या है कि ये 10-11 महीने का बहुत ज़्यादा लगने लगता है लोगों को, तो इसमें आपको ये जो मंथली मैगज़ीन बनाई जाती है ये मेंस और प्रीलिम्स को दोनों को कंसिडर करके बनाई जाती है। आप पढ़ोगे ना सजेशंस वाला, कंक्लूजन वाला, वे फॉरवर्ड वाला, वो वाली चीज़ें प्रीलिम्स को लेके कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको जो प्रीलिम्स के लिए देखना है वो फैक्ट्स क्या क्या देखना है और इम्पोर्टेंट, जैसे कोई आर्टिकल आ गया, कोई रिपोर्ट आ गई, है ना, कोई कमेटी आ गई, ये वाली चीज़ें देखनी है मेन। ठीक है, तो उस वे में हमको मंथली मैगज़ीन पढ़नी है। उसके बाद करंट अफेयर्स करने के लिए जब विजन आए इसकी ये मंथली मैगज़ीन हो जाए, इसके 3-4 रिवीजन हो जाए, है ना, जो जो फैक्ट्स हमने हाईलाइट किए थे जिनको लिखा था अलग से, वो फैक्ट्स ज़रूर लिख लेना इसमें से। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ जो देते हो उसमें से करंट अफेयर्स निकालो, करंट अफेयर्स स्पेसिफिक जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें से करंट अफेयर्स निकालो। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। मैंने ऐसे ही किया था, है ना, अलग से न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, रोज़ 3 घंटे लगाऊंगा प्रीलिम्स के लिए, वो नहीं होता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। आजकल पेपर बहुत डिफरेंट टाइप का आ रहा है, उसके लिए आपको मैगज़ीन, टेस्ट सीरीज़ और फैक्ट्स, कमेटी, इस टाइप की चीज़ें उसमें से निकालनी पड़ेगी। देख के प्रीवियस ईयर पेपर देखो और उसमें से चीज़ें निकालो कि किस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही है। जैसे 24 में क्वेश्चन आया था वो फाइनेंस कमीशन में। अब फाइनेंस कमीशन जब डिवॉल्यूशन करता है तो क्या क्या क्राइटेरिया रखता है, तो वो इस टाइप की फैक्चुअल चीज़ें आती हैं आजकल बिल्कुल,
कि जैसे फॉरेस्ट इकोलॉजी हो गया, एरिया हो गया, है ना, टैक्स एफर्ट्स हो गया, इस टाइप की चीज़ें। तो इसमें डिवोल्यूशन में 12.5% है, 15% है, 20% है। तो ये परसेंटेज में भी वैल्यूज़ याद रखनी है आप, क्योंकि ये CAPF वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछ रहे हैं, CDS में भी और UPSC वाले में भी। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारा जो है करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए क्या है, आप इधर उधर बिल्कुल मत भटको। लक्ष्मीकांत की बुक लो और इसके मल्टीपल रिवीजन कर डालो। मुझे 5 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए, और मैंने ये बुक कम से कम 25 से 30 बार पढ़ ली होगी। बिल्कुल इसको रट दो। पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है, अगर आपको आता है तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा, और आप जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा नंबर इसमें आपके बढ़ेंगे। तो वो जो 60 से लेके 93 हुए हैं, वो कुछ क्वेश्चंस इसमें करेक्ट होना चालू हो गए, क्योंकि इसमें बहुत स्टैटिक चीज़ें होती है। अगर आपको आती है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर दोगे। MCQs करो प्रीवियस ईयर वाले, टेस्ट सीरीज़ में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं उनको करो। उनमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो उसको ऐड अप कर लो कि हाँ भाई, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि स्पीकर का जो इलेक्शन है, स्पीकर का इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है, नहीं है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है। इस टाइप की चीज़ें जो है, फैक्चुअल चीज़ें पॉलिटी में बहुत पूछी जाती है आजकल। अब आगे देखते हैं हम इकोनॉमी वाला सेक्शन। अब इकोनॉमी वाले सेक्शन में क्या है कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप 11th और 12th की माइक्रो और मैक्रो वाली बुक पढ़ लो, क्योंकि आजकल बेसिक इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी आते हैं। आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि वो पब्लिक गुड्स की डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल पूछ ले, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको एक तो टेस्ट सीरीज़ लगानी है। टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा कि कोई इकोनॉमी से रिलेटेड रिपोर्ट आएगी, GDP की कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, है ना। कोई सेक्टर है, उसमें क्या क्या चल रहा है, उस सेक्टर से रिलेटेड कौन सी स्कीम चल रही है, उस स्कीम के बारे में नंबर्स, कौन सा फ़ंड कहाँ पे यूज़ होता है, एग्रीकल्चर का कोई फ़ंड है क्या, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कोई फ़ंड है क्या, इस टाइप की चीज़ें, है ना। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन टेस्ट सीरीज़ से निकालनी है हमको। उसके बाद करंट अफेयर्स में से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालनी है इकोनॉमी से रिलेटेड, फिर बजट पढ़ना है, और 2 साल की इकोनॉमिक सर्वे वाली रिपोर्ट पढ़ लेनी है। ये मोर देन इनफ है प्रीलिम्स के लिए। इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो इससे आपका कवर हो जाएगा, और कहीं नहीं भटकना बिल्कुल भी। अगला हम देखते हैं हिस्ट्री के लिए क्या करना है। देखो भाई, हिस्ट्री वाला जो ऐसा पोर्शन है ना, इसमें आपको 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन उतना टाइम अभी है नहीं। और आपको अगर जल्दी करनी है तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, एक ही बुक पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। और एंशंट मेडिवल के लिए पूनम दलाल दहिया वाली ये एक बुक ये है, और एक ही बुक ये है। इसके 2-3 रिवीजन कर लो। उसके बाद MCQs जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, और सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे देना है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो प्लीज़ आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट इसको सबसे आखिरी में देखना। सब यही करते हैं, आखिरी के 5-6 दिन में देखूंगा, अगर मुझे याद आ गया तो आर्ट एंड कल्चर का सवाल हो जाएगा, वरना नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं आर्ट एंड कल्चर का सवाल आपको हवा भी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत ही हार्ड, बहुत ही इधर उधर रैंडम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, है ना। तो जो हो सकता है उस पर ध्यान देते हैं। तो होने वाली चीज़ क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में से आपके सवाल हो जाएंगे, एंशंट और मेडिवल्स में से भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आपने सोर्स फॉलो किया है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई आर्ट में जैसे 3 स्टेटमेंट दे दिया और एक स्टेटमेंट दिख रहा है कि बिल्कुल गलत है, फिर ऑप्शन से हो जाएगा। तो इस टाइप से सवाल हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले तो हमको 10th क्लास तक की NCERTs ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक, है ना। जो साइंस की बेसिक साइंस की बुक आती है उसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं, और बायोलॉजी वाले भी पढ़ने हैं। अब बायोलॉजी वाले मैं इसलिए मना कर रहा था क्योंकि 11th-12th की बायो आपको एनवायरनमेंट के लिए पढ़नी पड़ेगी, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पढ़ो आप, क्योंकि 11th-12th की जब बायो की बुक पढ़ोगे तो उसमें वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो विजन है इसकी मंथली साइंस एंड टेक वाली सेक्शन वो पढ़ना है। वो एप्लीकेशन वाले पार्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि साइंस एंड टेक में एप्लीकेशन वाली चीज़ पूछेंगे, जैसे 5G आ गया, है ना। 5th जनरेशन वाले जो फाइटर जेट्स आ रहे हैं उनके बारे में कुछ पूछ लिया, 6G के बारे में कुछ पूछ लेंगे, इनके बैंड में कितना डिफरेंस होता है, कितनी बैंडविड्थ ये लोग इंटरनेट की स्पीड देते हैं। तो इस टाइप से एप्लीकेशन वाला पार्ट, वहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो आप 2 या 3 टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करोगे, उन टेस्ट सीरीज़ में जितना भी आपको साइंस एंड टेक का मटेरियल मिलता है, कुछ भी नया मिलता है, सॉल्यूशन देखो और उसको याद कर लो वहीं पे।
इधर उधर नहीं भटक सकते हैं, भटकोगे तो पेपर आ जाएगा और वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जितना लिमिटेड रख सकते हो उतना लिमिटेड रिसोर्स रखना है हमको। देखो अब इन्वायरमेंट के लिए जो सबसे अच्छी बुक मार्केट में चल रही है वो है PMFIAS। इससे इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इन्वायरमेंट में भी जैसे बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो शायद इसमें अच्छे से ना एक्सप्लेन कर रखे हों, उनके लिए हमको बायोलॉजी की बुक पढ़नी ही पड़ेगी। 11th-12th की बायोलॉजी की बुक पढ़ो, बहुत ही सेलेक्टिव, जो आपको लगे, है ना। सेलेक्टिव का मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे सेल वाला पार्ट हो गया, है ना, डिजीज़ वाला पार्ट हो गया, इकोलॉजी वाला पार्ट हो गया, ये सब चीज़ें पढ़नी है। अब आप एनाटॉमी मत पढ़ने बैठ जाना, है ना, एनाटॉमी मत पढ़ने बैठना, मॉर्फोलॉजी मत पढ़ने बैठना, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको बहुत ही सेलेक्टिव इसमें पढ़ना पड़ेगा, वरना तो ये याद भी नहीं करनी है ऐसे पूरी बुक। तो जब पढ़ो तो देखो कि भाई पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है अगले 2 महीने में आराम से जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और पेपर में बैठ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप टेस्ट ज़रूर लगाना, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड बढ़ती है इससे, 2 घंटे का पेपर आप 1.5 घंटे में कर दोगे अगर आपने टेस्ट सीरीज़ लगा ली है 100 टेस्ट तो, क्योंकि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम CSET के बारे में देखेंगे, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।